वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो आज हम यूपीएससी के जो सिविल सर्विस परीक्षा आयोजित कराई जाती है उसके दूसरे चरण यानी कि मुख्य परीक्षा उसके सिलेबस की बात करेंगे। तो यहाँ पे यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में ऊपर एक निर्देश दिया है कि प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उद्देश्य तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। समझ रहे? तो यूपीएससी ने पहले ही आपको गाइडलाइन दे रखी है। तो यहाँ बताया है कि जीएस पेपर जो प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 2 से लेकर जो 5 तक होंगे वो जीएस के पेपर होते हैं, यानी कि GS1 GS2 GS3 GS4। ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बताया गया है कि आपके GS6 और GS7 होंगे वो आपके वैकल्पिक विषय होंगे। ठीक है। और यहाँ पे बताया गया अर्हत प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी, और एक होता है आपका जो भारतीय भाषा जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं, और एक होता है अंग्रेजी। 2 पेपर आपको देने होते हैं। तो संविधान की 8वीं सूची में जो भाषा दी गई है उससे आपको ये भाषा चूज कर सकते हैं, और एक तो अंग्रेजी आपको देना ही है। तो 2 कंपलसरी पेपर हो जाते हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स के होते हैं। अब वहीं हम बात करते हैं जीएस पेपर 1। जीएस पेपर नहीं, यहाँ है प्रश्न पत्र 1। तो प्रश्न पत्र 1 होता है आपका ऐसे का। ठीक है। और यहाँ पे यूपीएससी ने बोला है कि उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। समझे? यहाँ पे सटीक अभिव्यक्ति होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए, तभी आपको अंक उतने ही अच्छे अंक मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये हमारा पेपर प्रश्न पत्र 1 हो चुका है। और हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 यानी कि जीएस पेपर 1। ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल, ये इसकी हेडलाइन, इस थीम पे आधारित पूरा पेपर होगा। और इसके अंदर सिलेबस को जो अगर हम अंदर और एलेबरेट करें तो इसमें दिया है हिस्ट्री के बारे में कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ये आपसे आर्ट एंड कल्चर का पूछा जाएगा। फिर वहीं पर 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय कहाँ से पूछा जा रहा है? 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है। यह आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, ठीक, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान, यानी कि स्वतंत्र संग्राम यहाँ पे 18वीं शताब्दी वाला जो 1857 का विद्रोह है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है। और जो 1947 भारतीय आज़ादी मिली है, ये स्वतंत्र संग्राम इसमें भी आएगा। ठीक है। इसमें जितने भी आंदोलन हुए हैं, कितने व्यक्तियों का, कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सबके बारे में से पूछा जाएगा। यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, इस जब हमारा जो इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी उसके बाद एकीकरण कैसे हुआ देश में और उसका पुनर्गठन कैसे हुआ, यहाँ पे हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर दी। और ये दोनों संग्राम यानी कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। यह ध्यान रखिए, यहाँ विश्व के इतिहास में जो 18वीं सदी जितनी घटनाएं घटी हैं उन पर केंद्रित रहेगा। यथा जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र, ठीक है, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव क्या पड़ा है। ठीक है। जैसे समाजवाद का प्रभाव क्या पड़ा है समाज पर, पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, साम्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसके अनुसार आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वहीं फिर आगे दिया है इंडियन सोसाइटी से भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। अगर हम इंडियन सोसाइटी के सिलेबस की बात करेंगे तो यहाँ पे उसकी जो मुख्य विशेषता है वो पूछ जाएंगे। वहीं भारत की विविधता की बात करेंगे। ठीक है। फिर वहीं पर महिलाओं की भूमिका क्या रही है और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, यानी कि उनकी रक्षा के उपाय क्या हैं। तो ये सब आपसे इंडियन सोसाइटी में पूछा जाएगा। आगे इंडियन सोसाइटी की और बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसीलिए भारतीय समाज का देखा जाता है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है ना, कैसे भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज को बदला है। ठीक। आगे है कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। इस साल आपने देखा होगा मेंस का पेपर, उसमें भी इस प्रकार क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं। तो इंडियन सोसाइटी से आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व के भूगोल की। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता है, यानी विश्व की रचना, यानी कि पृथ्वी की रचना कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसकी भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, कैसे बादल बनते हैं, कैसे समुद्र की रचना हुई। ठीक है। तो ये सब पूछा गया है यहाँ पर। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, कहाँ कहाँ पर प्राकृतिक संसाधन वितरित हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसमें
दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को भी शामिल करना है। ठीक है, विश्व के साथ साथ आपको दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को भी शामिल करते हुए विश्व यानी भारत सहित, ठीक है, के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने में जिम्मेदार कारक है। जैसे आप जानते हैं कि प्राथमिक यानी कि रॉ मटेरियल वाला जो हमारी कृषि है वो प्राथमिक माना जाता है, द्वितीयक फैक्ट्री वगैरह है जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और तृतीयक सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे हमारे तीनों सेक्टर के बारे में पूछा गया है कि तीनों सेक्टर क्यों, उनके उद्योग स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक क्या है। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताओं जैसे जल स्रोत और हिमावरण सहित। ठीक है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जितने भी हिमस्खलन हो रहा है, हिमावरण हो रहा है, जैसे हिम पिघल रहे हैं, और इनसे फिर हमें बाढ़ वगैरह ये सब देखने को घटना मिल रही है, जल स्तर बढ़ रहा है समुद्रों का, तो इसलिए चर्चा में रहती हैं चीज़ें। और इसमें पूछा गया और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ठीक है, यहाँ पे आपसे एनवायरनमेंट को भी जोड़ना है यहाँ पे कि वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन क्या हो रहा है। ठीक है, और इस प्रकार के परिवर्तन प्रभाव, जैसे हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो उसी को यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया है। यहाँ पे मैंने आपके पेपर फर्स्ट यानी कि जीएस पेपर 1 और ऐसे का पेपर कंप्लीट कर दिया है। तो अगले पेपर में मैं आप अगले वीडियो में आपसे पेपर सेकंड यानी जीएस पेपर सेकंड और प्रश्न पत्र 3 इसकी चर्चा करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसका रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।